ये ए और बी ये वाला सेट बात करता है कि दोनों कथन सही हैं। तो अब यहाँ पे एक टिप मैंने आपके लिए लिख के रखी है। नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका IAS फ्रॉम होम की यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपके साथ अरविंद कुमार लोधी। इस सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत जो 11 प्रकार के प्रश्न अभी तक देखे गए हैं उनके बारे में। इसमें हम बेसिकली 3 बिंदुओं के आधार पर चर्चा करते हैं। एक तो प्रश्न की संरचना क्या होती है उसको देखते हैं, फिर उस प्रश्न के संभावित विकल्प क्या क्या बन सकते हैं उस पैटर्न के बारे में देखते हैं, और फिर इसके बाद उस प्रश्न को हम कैसे डील करें इसकी स्ट्रेटजी की भी हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और फिर लास्ट में मैं आपको कुछ प्रश्न भी दिखा देता हूँ पिछले सालों के, जिससे आपको वो पैटर्न ठीक से समझ में आ जाए। तो पहले वाले प्रकार को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और ये है पूरी लिस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो जिन जिन को हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मेहनत लगी है मुझे इस पूरे वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में। आज हमें चर्चा करनी है जो हमारा दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 2 कथन मिलेंगे और उसमें कथन व्याख्या संबंध आपको बताना पड़ेगा। तो 2022 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, लेकिन 2023 में ऐसे 18 क्वेश्चन देखने को मिले थे अचानक से, और इसके बाद 2024 में 13 क्वेश्चन देखने को मिले थे। आइए तो फिर देखते हैं कि ये पैटर्न कैसा होता है और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्रश्न की संरचना। तो ऐसे प्रश्नों में आपको किसी विषय पर 2 कभी कभी 3 कथन भी दिए जाते हैं, और इन दिए गए कथनों में से एक कथन दूसरे की व्याख्या करता है या व्याख्या नहीं करता है। जनरली जो दूसरा वाला कथन होता है वो पहले कथन के बारे में या तो व्याख्या करेगा या फिर व्याख्या नहीं करेगा। मतलब जो दूसरा वाला कथन है वो एक प्रकार का कारण होता है पहले वाले कथन में दी गई बात का, ठीक है। इसके बाद जो 2 कथन आपको दिए जाएंगे वो या तो दोनों सही हो सकते हैं या फिर दोनों गलत हो सकते हैं, या फिर उन दोनों में से कोई एक सही हो सकता है और एक गलत हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न की रहेगी संरचना। अब विकल्प आपको क्या क्या मिल सकते हैं उसमें थोड़ा ये देख लो। तो इसमें वैसे तो आपको 1 से अधिक पैटर्न मिल जाएंगे विकल्पों के, लेकिन अभी तक जो देखने को मिला है ज़्यादातर वो केवल एक ही पैटर्न है और बहुत प्रचलित है, ठीक है। इस पैटर्न में आपको इस तरीके से विकल्प देखने को मिलेंगे जो मैंने इस टेबल में लगा के रखे हैं। ऊपर आपको निर्देश मिलेगा कि उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, कथन A और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात यह है कि ये बोल रहा है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, ठीक है। इसके बाद बी ऑप्शन आपको मिलेगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। यहाँ पे भी वही बात, लेकिन अंतर क्या है, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या करता है और बी ऑप्शन में व्याख्या नहीं करता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी ऑप्शन में रहेगा, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ये ए और बी ये वाला सेट बात करता है कि दोनों कथन सही हैं, और सी और डी ये वाला सेट आपसे बात करता है कि दोनों में से कोई एक कथन सही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक टिप मैंने आपके लिए लिख के रखी है कि उपरोक्त विकल्पों के अनुसार यदि इनको ध्यान से पढ़ा जाए तो कोई एक कथन अनिवार्य रूप से सही होगा। मतलब इन चारों विकल्पों में आपको कहीं भी ये बात देखने को नहीं मिल रही कि दोनों कथन गलत हैं, ठीक है। इसका मतलब ये विकल्प खुद कह रहा है कि कोई ना कोई एक कथन तो सही होगा, लेकिन इतना भर पता होने से आप सही उत्तर तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। उसके लिए आपको कोई नई रणनीति अपनानी पड़ेगी। तो अब आप वो रणनीति भी देख लीजिए कि किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ये रही वो आपकी रणनीति। अब इसमें सबसे पहली बात, बिल्कुल इसको गांठ बांध लो अच्छे से, विषय की अच्छी समझ होना बहुत आवश्यक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेश्चन जिनको आप हैंडल कर रहे हो, तो उसमें पहली बात जो स्टार का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था कि ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो केवल तभी लागू होगी जब आपको थोड़ा बहुत डाउट है उस क्वेश्चन में। यदि आपका नॉलेज अच्छा है तब तो फिर वो क्वेश्चन आपसे ठीक से बन जाएगा, उसमें किसी प्रकार की आपको चालाकी या एलिमिनेशन या कुछ भी ऊट पटांग हथकंडे अपनाने की ज़रूरत नहीं है कुल मिला के। तो ये रणनीति केवल तभी लागू होगी जब आपको 2 में से किसी एक कथन में थोड़ा बहुत डाउट है, ठीक है। तो ये रणनीति हमारी शुरू होती है यहाँ से। यहाँ पे लिखा हुआ है
कि यदि गलत कथन की पहचान हो जाए, मैंने ये नहीं बोला कि सही कथन की पहचान हो जाए, लेकिन यदि आपको गलत कथन की पहचान हो जाए तो 3 विकल्प निरस्त हो जाते हैं। और 3 विकल्प निरस्त होने का मतलब जान रहे हो, आप 100% सही आंसर तक पहुंच गए हो। ठीक है, क्योंकि 3 को आपने एलिमिनेट कर दिया, अब बचा 1, तो वो जाहिर सी बात है सही होगा। तो यदि आप गलत कथन की पहचान कर लेते हो तो आप 3 विकल्पों को निरस्त कर सकते हो। लेकिन यदि आप पाते हैं कि कोई भी कथन गलत नहीं है तो फिर उसमें से सी और जो डी ऑप्शन है वो निरस्त हो जाते हैं। क्यों निरस्त हो जाते हैं? तो आपको पता है कि सी और डी ऐसा बोलते हैं कि दोनों में से कोई एक गलत है, लेकिन आपने क्या पाया कि दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, तो सी और डी निरस्त हो जाएंगे। आप कहोगे ऐसा नहीं हो सकता कि जब दोनों पता चल गए कि दोनों सही हैं तो क्या हम सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते? नहीं, अभी भी आपको एक स्टेप और जाना है। देखो, दोनों कथन यदि सही हैं तो इस बात की क्या गारंटी कि दूसरा वाला पहले की व्याख्या कर रहा है? हो सकता है ना कर रहा हो, तो सही आंसर तक तो आप अभी भी नहीं पहुंचे। ठीक है, पर यह है कि यदि आपको गलत कथन की पहचान हो गई तो आप 3 को एलिमिनेट कर दोगे, और यदि आपको पता है कि दोनों कथन सही हैं तो कम से कम 2 को एलिमिनेट आप कर दोगे। लेकिन यदि आपका नॉलेज अच्छा है तो फिर आप ये भी बता पाओगे कि कथन 2 पहले वाले की व्याख्या करता है या नहीं करता है, और ऐसे करके आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, बात समझ आ गई एलिमिनेशन की विधि। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं पिछले साल के क्वेश्चंस के ऊपर। ये देखो, ये क्वेश्चन है 2024 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये है आपका पहला कथन और ये दूसरा कथन। विकल्प आपको इसमें मिलेंगे कि दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है, ये ए ऑप्शन। बी ऑप्शन रहेगा कि दोनों कथन सही हैं लेकिन कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन मिलेगा, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। और डी ऑप्शन मिलेगा, कथन 1 सही नहीं है लेकिन कथन 2 सही है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। इनको पढ़ के देखते हैं कि यहाँ पे क्या माजरा है। पहला कथन है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ये एक जीव का, प्राणी का नाम है, को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। तो ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जीवों का रक्त पीता है। अब इसको आप समझो, यूपीएससी किस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है आपको। पीड़क जंतु मतलब जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाता हो, कष्ट देता हो। आप कहोगे हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से दूसरा है कि अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, तो आप कहोगे रक्त पीना तो पीड़ा पहुंचाने के बराबर ही है। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि ये दूसरा कथन पहले वाले की व्याख्या करता है। लेकिन आप ये बताओ, आप में से कितने लोग ये कल्पना कर सकते हैं बिना नॉलेज के? नॉलेज है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। बिना नॉलेज के कितने लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि ये दूसरा कथन ही गलत है? वो इसलिए क्योंकि जो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है, पहली बात तो ये फॉक्स नहीं, फॉक्स माने लोमड़ी है ना, ये लोमड़ी नहीं है, ये चमगादड़ है। लेकिन इसकी जो सिर की बनावट होती है ना, वो लोमड़ी के जैसी होती है। अब चूंकि ये चमगादड़ है तो ये उड़ती भी है, इसलिए इसका नाम रखा इंडियन फ्लाइंग फॉक्स। और ये फूलों का रस पीता है, फल इत्यादि खाता है, मतलब शाकाहारी है। ठीक है, दूसरे जीवों का रक्त तो बिल्कुल नहीं पीता। इस हिसाब से ये दूसरा कथन गलत हो गया। अब आप बताओ कितना बड़ा धोखा होने वाला था। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाती है। अब थोड़ा आप इसको समझ लो। अभी मैंने क्या बोला था? मैंने आपको बोला था कि यदि एक कथन गलत है, ये आपको पता चल गया, जैसे कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि दूसरा गलत है, तो आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप, ये हैं आपके ऑप्शंस और आंसर भी आपको दिख रहा है बोल्ड में। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारा ये कथन दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन कहता है कि दोनों सही हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। और दूसरा ऑप्शन भी कह रहा है कि दोनों सही हैं, जो कि नहीं है, यानी कि ये बी भी एलिमिनेट हो गया हमारा। इसके बाद हमें पता है कि कथन 2 गलत है, तो यहाँ पे डी नंबर में क्या लिखा है, किंतु कथन 2 सही है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। मतलब इस तरीके से हम ए को भी एलिमिनेट कर पाए, बी को भी एलिमिनेट कर पाए, डी को भी एलिमिनेट कर पाए। अब बताओ, एक कथन के गलत होने का यदि हमें पता हो तो क्या हम सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं? आप कहोगे हाँ। ठीक है, समझ में आ गई बात कि कैसे एलिमिनेशन होता है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे करते रहते हैं। भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है।
मैं इतनी उम्मीद तो आप लोगों से कर ही सकता हूँ कि आपको भूमध्य रेखा पता होगा, क्षोभ मंडल पता होगा, ध्रुवों की स्थिति पता होगी। तो कथन हमसे कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। दूसरा कथन कह रहा है भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। अब यहाँ पे एक और शब्द है संवहनीय धाराएं। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ कि संवहनीय धाराएं वे धाराएं होती हैं जो सीधा ऊपर की ओर उठती हैं, मतलब जिनकी गति ऊर्ध्वाधर होती है, ठीक है, उनको संवहनीय धाराएं कहते हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है कि दोनों कथन सही हैं और कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है, या फिर दोनों कथन सही हैं लेकिन कथन दो पहले की व्याख्या नहीं करता है, या फिर एक गलत है एक सही है, या फिर एक सही है एक गलत है। तो यहाँ पे आंसर तो आपको दिख रहा होगा बोल्ड में। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या करता है तो ऐसे प्रश्न दिखते कैसे हैं, तो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। मैं इसका आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सर्वाधिक पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी सर्वाधिक होती है। अब चूंकि गर्मी होती है तो हवाएं यहाँ पर गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं, और जब ये हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो इससे होता क्या है कि जो क्षोभ मंडल की मोटाई है वो बढ़ती जाती है। अब चूंकि ये संवहनी धाराएं भूमध्य रेखा पर अधिक प्रबल होती हैं, इसलिए क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर अधिक होती है ध्रुवों की तुलना में, ठीक है। तो समझ आया आपको कि कथन दो कथन एक की व्याख्या कैसे कर रहा है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन या प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। अब आप देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में कथन। कथन दो है वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। अब यहाँ पे आपको फिर से लग रहा है कि हाँ हो सकता है तेल भंडार हों, इस कारण से अपनी अर्थव्यवस्था में उसने सुधार कर लिया हो। अब चूंकि अर्थव्यवस्था में सुधार हो गया तो लोगों का पलायन हो सकता है कम हो गया हो, रुक गया हो। ऐसा लगता है ना, जब नॉलेज कम होता है तो ऐसे विचार आने लगते हैं इसको पढ़ के, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि यहाँ पे जो पहला वाला कथन है ना बिल्कुल गलत है, लेकिन दूसरा कथन सही है। और मैंने आपको क्या बोला था कि यदि आपको बस इतना पता चल जाए कि कोई एक कथन गलत है तो आप 100% सही उत्तर तक पहुंच जाओगे। अब चूंकि हमें पता है कि पहला वाला कथन गलत है तो इस हिसाब से ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, इसके बाद ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, इसके बाद ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। वो क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कथन एक सही है जबकि वो नहीं है। अब बचता है हमारा केवल डी ऑप्शन जो कहता है कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है, ठीक है। अब इसके बाद बचता है क्लाइमैक्स, और क्लाइमैक्स मतलब इसी टाइप का एक ऐसा क्वेश्चन जो इसी टाइप का नहीं है। आप कहोगे ये कौन सी बात हो गई? इसमें बात ये हो गई कि ये क्वेश्चन वैसा ही है कथन व्याख्या वाला, लेकिन यहाँ पे आपको 3 कथन दिए जाएंगे और ये 2024 में केवल एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में ऐसे कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। दूसरा कथन वर्षा के जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। तीसरा कथन वर्षा के जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। अब यदि यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज हो तो इतना तो आप बता सकते हैं कम से कम कि ये तीनों कथन सही हैं। अब बात है कि ये व्याख्या वाला क्या चक्कर है, तो यहाँ पे इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शंस पे। ऑप्शंस को पढ़ के देखो जरा, यहाँ पे तो ऑप्शंस ही आपको पूरा घुमा देंगे, ठीक है। लेकिन मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा कि पहले जो काम हम पहले और दूसरे कथन पे करते थे, अब वही काम हमें पहले और दूसरे तीसरे कथन को एक साथ लेके करना है, ठीक है। यहाँ पे पहला कथन है और ये दूसरे उस कथन की व्याख्या या तो हैं या नहीं है, ठीक है। आइए अब ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं तथा दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। बी ऑप्शन है कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं
किंतु उनमें से केवल एक कथन एक की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी है कथन 2 और कथन 3 में से केवल एक सही है और वह कथन एक की व्याख्या करता है। आप कहोगे घूम गए इसमें, तो ऐसा करना, मैं आपको जब पीडीएफ दे दूंगा या तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो इनको समझ लेना, ठीक है। या फिर और सही तरीका 2024 का पेपर आप डाउनलोड कर लेना यदि आपके पास ना हो तो, और उसमें आप देखना क्वेश्चन का, मुझे याद नहीं, शायद ए वाली सेट में ये 7वां क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग, ठीक है। और यदि आपके पास कोई दूसरा सेट है तो फिर उसमें आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो कर लेना इतनी मेहनत और इनको थोड़ा ठंडे दिमाग से समझ लेना सभी विकल्पों को, ठीक है, ताकि परीक्षा में आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। फिर इसके बाद जो डी नंबर पे ऑप्शन आपको मिलेगा वो है ना तो 2 ना ही कथन 3 सही है। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया जो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर सकता था आप लोगों के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको सतर्क करना चाहूँगा कि आयोग का प्रयास रहता है कि विकल्पों में निरस्तीकरण की संभावना को कम से कम किया जाए। मतलब यूपीएससी ये कोशिश करता है कि जो एलिमिनेशन वाला लॉजिक जो लगाते हैं ना एस्पिरेंट्स, यूपीएससी चाहता है कि वो ना लगा पाएँ लोग, वो या फिर लगाएं तो कम से कम लगा पाएँ, ताकि वास्तविक ज्ञान के आधार पर उम्मीदवार की परीक्षा हो सके। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको भी अपने ज्ञान को बढ़ाने में विश्वास रखना है। ये एलिमिनेशन वगैरह तब लागू होता है जब आपको कहीं पे किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट होता है, ठीक है। केवल एलिमिनेशन के दम पे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको अपने लिए कोई उपयोगी जानकारी मिली होगी। यदि उपयोगी जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करके अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगा लेना। तब तक मैं आपके लिए लेके आता हूँ क्वेश्चन का तीसरा प्रकार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।